वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है इज इस्टेब्लिशिंग द ट्रुथ अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। तो वैसे इस आर्टिकल में ऑथर्स ने कुछ अपने अपने व्यूज़ दे रखे थे, पर लेकिन हम सिर्फ पॉइंट्स निकाल के हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि वैसे इस आर्टिकल में क्या बात करें। वैसे अगर जर्नली भी देखा जाए तो हमने देखा कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चलती रही, तो उसमें ट्रुथ इस्टेब्लिश करने में तो एक प्रॉब्लम रही। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हमारी मीडिया ने भी अलग ही काम करा। एक तो वो सायरन्स लगातार शुरू के 1-2 दिन तो बजाते रहते, तो जिन जगह पे एक्चुअल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, इवन हमारे एरिया में भी पर्सनली ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उधर तो क्या इनके जब सायरन्स बजते थे, एक तो लोग वैसे टेरिफाइड डर में थे कि मतलब रात को इतने ज़्यादा ड्रोन अटैक्स होते हैं या ये सब प्रॉब्लम्स एक तरफ हैं, तो लोग कंटिन्यूसली न्यूज़ वगैरह सब देख रहे हैं, तो उसमें जब लगातार सायरन्स बजते थे, फिर एक्चुअल में भी कई जब सायरन्स बजते थे सुबह शाम, तो लोगों के दिमाग में जब वो सायरन्स ने ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस और बीपी बढ़ा दिया था ना लोगों का, कि आधा तो लोग ऐसे डर में ही मर गए थे। तो मीडिया ने वहाँ पे भी कई जगह पे गलत किया। फिर जब वो स्पेशल रेगुलेशंस आई थी कि सायरन्स बंद करे जाएँ, फिर क्लिक बेट्स के लिए इतने ज़्यादा गलत मतलब वो लिखे जाते थे ना न्यूज़ पे, कि अगर आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो अगर न्यूज़ चैनल्स की, तो उनके क्लिक बेट्स में ऐसे कि पता नहीं क्या हो गया, इधर ये प्रॉब्लम होगी, ऐसे सब करके क्लिक बेट्स ही इतने ज़्यादा, तो मतलब बेसिकली अपनी व्यूअरशिप के लिए बहुत ज़्यादा ट्रुथ को डिसबैलेंस किया गया। तो लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, तो इसमें क्या बात करी जा रही है कि इंडिया मीडिया के पास एक तो कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं रही रिपोर्टिंग के लिए, मिलिट्री या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। फिर उनकी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको एक्यूरेसी से, वेरिफिकेशन से, मल्टीपल सोर्सेज से एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था मिस इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, जो उन्होंने नहीं लिया। मीडिया का रोल मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा था। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम चैनल्स, ये सारे स्ट्रैटेजिक मिस इन्फॉर्मेशन में लगे हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव अलग ही सेट कर रखा था कि हमने इतनी ज़्यादा इंजरीज कर दी हैं, वो ऐसे ऐसे डैमेजिंग विजुअल्स दिखा रहे हैं। इंडिया में फिर एग्जैजरेटेड क्लेम्स चल रहे थे कि हमारा सोशल मीडिया और एम्पलीफाई कर रहा था बिना वेरिफिकेशन करे। वॉर कवरेज एज एंटरटेनमेंट, तो कई चैनल्स ने तो वॉर को ड्रामेटाइज कर दिया था अपनी व्यूअरशिप के लिए। कुछ भी सीरियस कंसिक्वेंसेस जैसे कि न्यूक्लियर एस्केलेशन वगैरह तक उनको ऐसे कुछ भी नहीं समझ रहे थे। जो लैक ऑफ इंफॉर्मेटिव कंटेंट था वो रियल डेंजर था हमारे लिए। क्रिटिकल डिस्कशंस जैसे कि न्यूक्लियर रिस्क, एस्केलेशन थ्रेशोल्ड्स, इन सब के बारे में बातचीत हो ही नहीं रही थी। सप्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, तो गवर्नमेंट ने भी लीगल थ्रेड्स यूज़ किए, एड रेवेन्यू कंट्रोल करने करने की बातें करी, मीडिया बैन्स लगाए ताकि लॉयल्टी इंश्योर्ड रहे। चलो वो ठीक है बात, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करनी ज़रूरी भी होती हैं क्योंकि लोगों का मोराल अप रखना भी बहुत ज़रूरी है। टू बी ऑनेस्ट, ये मे बी बाकी कंट्री के लोग मतलब बाकी एरियाज़ के लोगों को ना ये चीज़ रियलाइज़ हो, पर लेकिन जो बॉर्डर एरियाज़ थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट था, वहाँ पे एक्चुअल में लोगों को मोराल अप रखने के लिए कई बार बेटर चीज़ें बोलना और इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन ना करना बहुत ज़रूरी था। मतलब लोग पूरा दिन तो डर ही रहे हैं, रात को अलग डर रहे हैं सोने से पहले कि अगले दिन क्या होगा क्या नहीं। तो जर्नलिस्ट को अवॉइड करना चाहिए था रिपोर्टिंग फ्रॉम एडवर्सरी साइड और क्वेश्चनिंग की गवर्नमेंट के नैरेटिव को or questioning government's narratives due to fear of backlash. This results in one-sided morale boosting narrative rather than factual reporting. वो ठीक है कि हाँ पूरा टाइम सिर्फ मोराल बूस्टिंग पे नहीं, एक्चुअल रिपोर्टिंग भी दिखानी चाहिए थी, पर लेकिन कुछ कुछ तो चलो ज़रूरी भी था। पब्लिक एंड गवर्नमेंट प्रेशर्स, तो ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट बोथ पब्लिक एंड अथॉरिटीज एक्सपेक्ट जर्नलिस्ट टू सपोर्ट नेशनल इंटरेस्ट ओवर ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। तो कॉन्फ्लिक्ट के टाइम अब दोनों पार्टीज, इवन पाकिस्तान की मीडिया अलग, इंडिया की मीडिया अलग, सारे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए अपनी अपनी अथॉरिटीज़ को ट्रुथफुल रहें। तो क्वेश्चनिंग की ऑफिशियल नैरेटिव को करना तो वो एक तरह से अनपेट्रियाटिक देखा जा रहा था तब। जो मेजॉरिटी मिलिट्री लॉसेस भी थे वो भी फुली डिस्क्लोज नहीं करे गए थे ताकि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ना हो।
सेंसरशिप ऑन सोशल मीडिया, जो प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर वगैरह है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए थे, जिसके कारण लोगों को इंडिपेंडेंट वॉइसेस या फिर डिफरेंट मल्टीपल पब्लिक व्यू पॉइंट्स ये सब नहीं मिल पाए थे। ऑल्दो डोमेस्टिक नैरेटिव्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि हाँ, इंडिया के भी लॉसेस हुए हैं, और ऑब्वियस सी बात है, अगर एक वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है तो उसमें ये तो है नहीं कि सिर्फ हम दूसरे का ही लॉस हो रहा होगा, उसमें हमारा लॉस भी होना अ, है कि मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी हमारा तो कभी कोई लॉस, हमारा बिल्कुल ही कुछ लॉस नहीं हुआ और हमने सामने वाले का ही सब लॉस करा। तो वो चीज़ भी है एक तरह से, जो कि हमारी मीडिया फिर इतना नहीं दिखा पा रही थी। पर कुछ चैनल्स तो पर दिखा भी रहे थे, कुछ चैनल्स तो एक्सट्रीम्स, मतलब मैंने देखा चैनल्स जो थे ना, वो बेसिकली एक्सट्रीम केसेस की तरफ जा रहे थे। कुछ तो ऐसे दिखा रहे थे कि सब कुछ बुरा ही हो गया, और कुछ ऐसे दिखा रहे थे कि हम ही सब अच्छा कर रहे हैं, हम ही दूसरे का मतलब सब वो कर रहे हैं। तो वो चीज़ है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था उसमें, और क्लिक बेट्स तो काफ़ी ज़्यादा थी इस टाइम पे कि मतलब ऊपर कुछ और शो कर रहे हैं। इवन सीज़ फायर के दौर बाद में भी ना, कुछ चैनल्स का मतलब लाइक जब एक्चुअल में प्रॉपरली सीज़ फायर हो गई थी, ये नहीं कि जब उन्होंने मतलब उसको ब्रेक कर दिया था, वो नहीं, उसके बाद जब एक्चुअल में हो गई थी, उसके बाद भी कुछ मीडिया चैनल्स में ना ऐसे लिखा रहा था कि बॉर्डर एरियाज़ के ऐसे कुछ सिटीज़ के नाम देके, और स्पेशली जब खुद की सिटी का नाम दिखता है तो एक बार बंदा खोल के देखता ही है। इवन हमारी सिटी का नाम भी काफ़ी मिसयूज़ जैसे आया कि एकदम यहाँ पे ड्रोन्स आ रहे हैं, ये हो रहा है वहाँ पे, जबकि वो चीज़ तब बंद हो चुकी थी। कई मतलब ठीक है, कुछ-कुछ के जगह पे चल रहा होगा मे बी, बट कुछ केसेस पे नहीं था। तब भी उन मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करने के लिए ये सारे नैरेटिव सेट करे गए। इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मे अब देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं इसमें, कि इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग क्राइसिस लिमिट्स डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स। तो वो कह रहे हैं कि इससे डेमोक्रेसी पे इफेक्ट पड़ता है अगर हम ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं। तो स्ट्रैटेजिक सप्रेशन क्रिटिकल वॉइसेस का ज़रूरी है, ठीक है, बट लेकिन ये प्रॉपरली हो रहा था कि बिल्कुल ही हम पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग ना बनने दें, कोई इन्फॉर्म डिबेट ना हो प्रॉपर। तो वो चीज़ इसमें बात करी गई। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, यूज़ इंटरनेशनल लॉ टू टेक ऑन पाकिस्तान बैक्ड टेरर। तो बेसिकली इसमें क्या बात करी गई है कि जैसे हमें पता है कि अभी हमें वॉर लाइक सिचुएशन में ज़्यादा देर रहना हमारी खुद की इकोनॉमी को भी इफ़ेक्ट करेगा। पर ये तो है नहीं कि ऐसे चुप करके बैठ जाएं जब इतना ज़्यादा पाकिस्तान बैक टेरर हो रहा है। तो उसमें क्या है कि हमें इंटरनेशनल लॉ को यूज़ करना चाहिए इस वक्त। लॉ को एज अ स्ट्रैटेजिक टूल यूज़ करा जाना चाहिए कि लॉ, अब लॉ फेयर क्या होता है कि हम इंटरनेशनल लॉज को यूज़ करके स्ट्रैटेजिकली अपने डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी गोल्स को अचीव कर रहे हैं। तो इंडिया को क्या करना चाहिए था कि अपने मिलिट्री एक्शंस के साथ साथ अपने अब लीगल मेजर्स भी ले, ताकि हम पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के साथ लड़ सकें। तो इंडिया और जो पाकिस्तान है वो इंटरनेशनल और रीजनल टेररिज्म की काफ़ी ट्रीटीज़ का पार्ट है, जैसे कि सार्क का रीजनल कन्वेंशन ऑन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, देन टेररिस्ट बॉम्बिंग कन्वेंशंस। तो इन सब कन्वेंशंस को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ये सारी कन्वेंशन बेसिकली होती किस लिए हैं कि जो कंट्रीज़ हैं वो टेररिज्म को क्रिमिनलाइज करें अपनी धरती पे, उनको फाइनेंस ना करें, ऑफेंडर्स को प्रोसिक्यूट करें और टेरर फंडिंग को प्रिवेंट करें। बिल्डिंग अ लीगल केस अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इंडिया ने 26/11 के टाइम, पहलगाम के अटैक के टाइम सब्सटेंशियल एविडेंस दे रखे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें अब जो पाकिस्तान की वायलेशंस हैं टेररिज्म लॉज पे, उनको पब्लिसाइज करने की ज़रूरत है, उनको इंटरनेशनल फोरम्स पे ला के अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि कैसे वो बार बार वायलेशंस करता ही जा रहा है। पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस हम अब्रॉड भेजें ताकि वो इंडिया का लीगल स्टैंड लोगों को समझा सकें। रोल ऑफ आईसीजे, तो ऑल्दो मतलब अब जैसे टेररिज्म कन्वेंशंस हैं वो अलाउ करती हैं कि हम डिस्प्यूट्स को आईसीजे लेके जा सकें। यूक्रेन ने भी रशिया को जब स्यू किया तो उससे एटलीस्ट ग्लोबल अवेयरनेस तो आई ना। इंडिया का लीगल रूट अब आईसीजे पे क्या रहेगा कि इंडिया ने पहले भी जो इंडिया है वो पाकिस्तान को आईसीजे लेके जा सकता है, जैसे कि उस कुलभूषण जाधव केस में हुआ। इवन जो पाकिस्तान है अगर वो आईसीजे की ड्यूरिसडिक्शन को नहीं मानता तो भी एटलीस्ट ग्लोबल अवेयरनेस और प्रेशर तो
बढ़ेगा ही ना, लोगों को अवेयरनेस तो आएगी ना कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। हर्डल्स इंडिया मस्ट ओवरकम। तो पाकिस्तान ने क्या ऑप्ट किया हुआ है कि वो आईसीजे की ड्यूरिसडिक्शन को नहीं मानेगा, और इंडिया ने खुद अपनी रिजर्वेशन कर रखी है अंडर टेररिस्ट बॉम्बिंग कन्वेंशन। तो हम तो अपनी विड्रॉ करके रिजर्वेशन लीगली प्रोसीड कर सकते हैं ना उसमें, क्योंकि टेररिस्ट बॉम्बिंग कन्वेंशन में तो पाकिस्तान ने ऑप्ट आउट नहीं कर रखा। तो आईसीजे कंजर्वेटिव अप्रोच। तो आईसीजे मे इंटरप्रेट ट्रीटीज नैरोली, तो कोई बात नहीं, पर लेकिन इंडिया को फिर भी एक फुल प्रूफ एविडेंस लेके जाए, अपना स्ट्रॉन्ग लीगल स्ट्रैटेजी रखे, अपने डिसेंटिंग जजमेंट्स जो हैं उनको भी अपने केस में यूज़ करे। एटलीस्ट हमें अपनी तरफ से ट्राई ज़रूर करना चाहिए, ताकि नेशन वाइड ग्लोबली लोगों को पता चले कि हाँ एक्चुअल में वायलेशंस हो रही हैं। जब प्रूफ्स हैं तो हमें देने चाहिए। गोल बियॉन्ड द वर्डिक्ट। तो इंडिया का मेन गोल ये नहीं है कि हमें केस जीतना है, वो ये होना चाहिए कि ग्लोबल ओपिनियन जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट उसको स्ट्रेंथन किया जाए, लीगल एक्शन को अलाइन करा जाए इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट और डिप्लोमेटिक मैसेजिंग से। तो कंक्लूजन बेसिकली यही है कि जो इंडिया का लॉ, इंटरनेशनल लॉ है, कोर्ट रूम्स हैं, वो इंडिया की फाइट को सपोर्ट करें टेररिज्म के लिए, टेररिज्म के अगेंस्ट। इंडिया को बिल्ड करने की ज़रूरत है लीगल कैपेसिटी और मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल लॉ इनटू फॉरेन पॉलिसी। सो दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल्स टुडे। थैंक यू।